हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 11 के लेसन 3 के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त शारीरिक और मानसिक विशेषताएं क्या कहलाती है। यानी जो पूर्वजों से मिलती है वो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं क्या कहलाती है। फिनोटाइप, जीनोटाइप, एलील और क्रोमोसोम। देखो, क्रोमोसोम हो चाहे एलील हो चाहे जीनोटाइप हो या फिनोटाइप हो, सभी पूर्वजों से मिलते हैं। क्रोमोसोम एक इकाई नहीं कह सकते, यानी जिसमें जो डीएनए के कुछ क्या होते हैं, एक संरचना होती है। और एलील्स डीएनए के ऊपर पाए जाते हैं, यानी किसी जीन के जीन हैं उसके दो रूप हैं, उसको क्या कहते हैं, एलील कहा जाता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो आपको बताना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। आप इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। मैं इसका आंसर यहाँ पे पीडीएफ में शो कर दूंगा और या फिर कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा कि इसका आंसर क्या है, और उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो आंसर क्यों है। आप बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, एलील या क्रोमोसोम। पूर्वजों से प्राप्त उत्तराधिकार में प्राप्त शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं कहलाती है, क्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक संचरण की इकाई क्या है। यानी जीव जो अपना जैविक जो संरचना है उसके संचरण की इकाई क्या है। जीन, जीनोटाइप, एलील, क्रोमोसोम। देखो, एलील क्या है, जीन के दो प्रारूप होते हैं, उसको कहते हैं, जैसे एक बड़ा टी हो गया, एक छोटा टी हो गया। बड़ा टी लंबाई ज़्यादा होती है उसको बताता है, और छोटा टी लंबाई कम है उसको बता रहा है। तो ये क्या है, दो एलील हो गए जीन के, दो प्रकार के जीन हो गए, वो क्या कहलाएंगे, आपस में एलील कहलाएंगे। क्रोमोसोम क्या है, डीएनए के द्वारा बनी हुई एक संरचना है। क्रोमोसोम से ही जीन दूसरे आगे संचरण करते हैं। एलील भी संचरण में, जैविक संचरण का भाग हो सकते हैं। जीनोटाइप या फिर जीन क्या होते हैं, ये होते हैं जैविक संचरण की इकाई किसको बोलते हैं, जीन को बोला जाता है। एलील जीन के दो भाग। क्रोमोसोम को इकाई नहीं कह सकते, क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बने होते हैं। डीएनए के कोई ऐसा खंड जो किसी विशेषता को रिप्रेजेंट करता हो या फिर किसी गुण को आगे प्रदर्शित करे, उसी को ही जीन कहा जाता है। तो इकाई हमेशा जीन ही होगी जैविक संचरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति के अंतर्गत क्या आते हैं, कुर्सी, परिवार, मुद्रा या फिर सभी। तो इसके अंदर कौन सा आंसर सही है। संस्कृति के अंतर्गत भौतिक वस्तुएं भी आती हैं, जैसे कुर्सी हो गई, टेबल हो गया, जो भी आप अपने चारों तरफ देख रहे हो वो आपकी संस्कृति का हिस्सा है। परिवार तो संस्कृति का हिस्सा है ही, मुद्रा भी है, क्योंकि मुद्रा भी एक संस्कृति का हिस्सा हो सकती है। यानी ये सभी क्या है, संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण का कारक नहीं है, कौन सा नहीं है। माँ समाजीकरण का कारक है, क्योंकि माँ से ही शुरुआत होती है। दूसरा, नाना भी हो सकता है, रिश्तेदार है या नहीं, या फिर कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा कोई नहीं। यानी ये सभी क्या है, समाजीकरण के कारक हैं। कारक वो लोग होते हैं जो आपका समाजीकरण में उपयोगी हो या समाजीकरण को बढ़ावा दे। ठीक है, तो ये सभी समाजीकरण के कारक हैं। तो इसका आंसर हो गया डी, कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका का एक प्रकार नहीं है। न्यूरॉन के जो टाइप होते हैं उनमें से एक नहीं है। संवेदी, अभिवाही, अपवाही या कायिक तंत्रिका। तो हमने संवेदी पढ़ा है, संवेदी तंत्रिका या फिर पेशीय तंत्रिका या फिर मिश्रित तंत्रिका, तीन प्रकार की तंत्रिका होती है, संवेदी, पेशीय और मिश्रित तंत्रिका। तो संवेदी पढ़ा है, ये एक प्रकार है। हमें जानना है कि प्रकार नहीं है। अभिवाही और अपवाही, संवेदी और पेशीय एक को अभिवाही बोलते हैं, एक को अपवाही बोलते हैं, तो ये भी प्रकार है। कायिक तंत्रिका जैसा एक प्रकार नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र होता है, ना कि कायिक तंत्रिका। तो ये कायिक तंत्रिका है, वो एक प्रकार नहीं है। इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन का एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। जीन के दो रूप होते हैं, जैसे बड़ा टी, छोटा टी, ये एलील कहलाते हैं। लेकिन इसका एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, मान लो कि एक नया रूप है, मान लो कि ये टी है,
ये एक नए रूप में बदल रहा है और ये इस टाइप के रूप में बदल रहा है, किसी इस टाइप के रूप में बदल रहा है। तो इस बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रिया को क्या कहते हैं, प्रोसेस को, ना कि दोनों रूपों को कहा है। तो क्या जीनोटाइप, उत्परिवर्तन, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमने देख लिया कि डीएनए के द्वारा बने होते हैं, तो क्रोमोसोम नहीं हो सकता। जीनोटाइप क्या होता है, जो ये दो हैं, जैसे स्मॉल टी कैपिटल टी, एलील को जिस रूप से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है, उसका जीनोटाइप हो गया। और उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन होता है जीन का अचानक से बदलना, किसी कारणवश बदलना दूसरे रूप में, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि दूसरी संस्कृतियों के साथ संपर्क में आए हुए सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हैं। यानी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आने से जो सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं, समाजीकरण, संस्कृतिकरण, प्रसंस्कृतिकरण या आत्मसात्करण क्या कहा जाता है। तो आत्मसात्करण यानी दूसरी जो संस्कृति है उसको अपनाना, वो क्या होता है, आत्मसात्करण। प्रसंस्कृतिकरण यानी दूसरी संस्कृति को अपनाना, वो क्या हो गया, प्रसंस्कृतिकरण। तो दूसरी संस्कृति के साथ आए हुए जो सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है वो क्या कहलाते हैं, पर संस्कृति ग्रहण कहलाते हैं। संस्कृतिकरण यानी संस्कृति को अपनाना, पर यानी दूसरी संस्कृति को अपनाना, समाजीकरण यानी समाज का अहम हिस्सा बनना या फिर मुख्य जो उपयोगी मानव बनना समाज में, वो क्या होता है, समाजीकरण। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के किस हिस्से को अचेतन ब्रेन कहा जाता है। अचेतन ब्रेन कहा जाता है हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, जो कि अस्वैच्छिक कार्यों का जिम्मेदार होता है। इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक कारक कैसे व्यवहार और मानसिक क्रियाओं में योगदान करते हैं। इसके बारे में अध्ययन किसमें किया जाता है, मानसिक विज्ञान में नहीं किया जाता, विश्लेषणवाद या व्यवहारवाद इसमें भी नहीं होता। तो ये हो गया जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, यानी व्यवहारिक जेनेटिक्स। ठीक है, व्यवहार से संबंधित है, जेनेटिक कारक कैसे व्यवहार करते हैं वो व्यवहारिक जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है। वैसे भी जेनेटिक्स से रिलेटेड एक ही है इसमें, तो ये डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। तंत्रिका कोशिका के भाग होते हैं, उनमें से कौन सा नहीं है, पार्श्व तंतु, काय, अंतस्थ बटन या फिर केंद्रीय तंत्रिका। तो इनमें से कौन सा नहीं है, काय मेन बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं, काय कहा जाता है। पार्श्व तंतु, इससे जो तंतु निकले होते हैं उसको पार्श्व तंतु कहा जाता है। ये भी है, ये भी है। अंतस्थ बटन, एक जो लंबी तंत्रिका इससे निकलती है, एक लंबी जो तंतु निकलता है उसके ऊपर बटन लगे होते हैं जो कि दूसरी तंत्रिका से जुड़ने के काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ बटन कहा जाता है। ये भी हिस्सा है। केंद्रीय तंत्रिका इसका हिस्सा नहीं है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ना कि केंद्रीय तंत्रिका। सेंट्रल न्यूरॉन जैसा कोई शब्द हमने नहीं पढ़ा है, तो वो क्या है, केंद्रीय तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मस्तिष्क संरचना हृदय दर और श्वास आदि को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार। देखो, हृदय दर और श्वास है, इनको नियमित करने का एक ही कौन करता है, वो होता है मेडुला ओब्लिंगेटा। याद रख लेना, मेडुला इसका कार्य करता है। हृदय को कंट्रोल करना, श्वास अच्छा अपने आप आती है ना, वो किसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लिंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य और जानवरों में इस आधार पर समानता है। ये हुआ एक अच्छा क्वेश्चन और बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब देखना है कि मनुष्य और जानवरों में किस आधार पर समानता पाई जा सकती है। आवश्यकता, क्या आवश्यकता के आधार पर समानता पाई जा सकती है, तो नहीं, क्योंकि आवश्यकता मनुष्य की अलग और जानवर की अलग अलग होती है, तो इस आधार पर समानता नहीं पाई जा सकती। जीन के आधार पर, क्या जीन के आधार पर समानता पाई जा सकती है, कुछ हद तक मिल सकती है, लेकिन जीन तो प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग पाया जाता है, तो जीन के आधार पर भी पूर्णतः समानता नहीं पाई जा सकती। क्या भूख के आधार पर या फिर शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर नहीं हो सकती, शक्ति के आधार पर अलग अलग होती है मनुष्य और जानवर में शक्ति। तो भूख सभी में एक जैसी होती है, जो जैसे भूख हो गई, निद्रा हो गई, ठीक है, तो इस प्रकार जो काम इच्छा हो गई, तो इस प्रकार की जो कारक हैं ये मनुष्य और जानवरों में एक जैसे पाए जाते हैं।
तो इसमें क्या हो गया, सी यानी भूख। लैंगिक विकास में सहायक नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा, ये हार्मोन के नाम दिए गए हैं कि कौन सा हार्मोन है जो लैंगिक विकास में सहायक नहीं है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या फिर कोई नहीं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ये स्त्रियों में स्रावित होते हैं और टेस्टोस्टेरोन है वो पुरुषों में स्रावित होते हैं। तो इनमें लैंगिक विकास में आपने सुना होगा कि जब यौन प्रारंभ अवस्था होती है तब कुछ बदलाव होते हैं, जैसे पुरुषों में दाढ़ी आना, महिलाओं में आवाज़ उनकी पतली होना। तो इस प्रकार के जो कार्य है वो कौन से हार्मोन के द्वारा किए जाते हैं या कौन सा हार्मोन सहायक नहीं है, लैंगिक विकास में सहायक नहीं है, वो जानना है। टेस्टोस्टेरोन मनुष्य में एक ही पाया जाता है, तो ये तो सहायक है, ये इसको नहीं टिक किया जा सकता। एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या फिर कोई नहीं इनमें से। आपकी बुक में वैसे अगर बायोलॉजी की दृष्टि से देखें तो सीधी सी बात है, इसका आंसर डी होगा, लेकिन आपकी बुक में प्रोजेस्टेरोन को कहा गया है कि ये लैंगिक विकास में सहायक नहीं है। एस्ट्रोजन है वो द्वितीयक जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं उनको विकसित करता है या फिर टेस्टोस्टेरोन विकसित करता है। प्रोजेस्टेरोन है वो इसमें सहायक नहीं होता है लैंगिक विकास में, उसका कार्य क्या होता है, गर्भावस्था को संभालने से संबंधित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकारी की जेनेटिक संरचना को क्या कहा जाता है। अब जानकारी की जो जेनेटिक संरचना है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम भी एक जेनेटिक संरचना है, उसमें भी जानकारी होती है। एलील क्या है, एलील जीन के दो प्रारूप है, वो भी क्या है, वो भी जानकारी की जेनेटिक संरचना है। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप भी एक, जैसे टी और स्मॉल टी ये दो प्रकार के जीन हो गए, ये इनके टाइप क्या कहलाएंगे, जीनोटाइप, ये भी जानकारी की जेनेटिक संरचना है। फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप वो लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं, ठीक है, तो फिनोटाइप नहीं कहा जा सकता। तो ये क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में चला जाएगा कि इन तीनों में से कोई एक आंसर एक सही हो सकता है, एलील भी हो सकता है, क्रोमोसोम भी हो सकता है, जीनोटाइप भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक करना पड़े तो आप क्रोमोसोम कर देना, क्योंकि इसमें संपूर्ण जानकारी होती है। तो जानकारी की जो जेनेटिक संरचना को हम क्रोमोसोम कह सकते हैं, लेकिन इकाई की बात आए तो पहले जीन को टिक करना है। जब इकाई की बात आए, इकाई हमेशा जीन होती है, बाद में देखेंगे कि जीन के नहीं दिया तो क्या दिया हुआ है। आपको बता दिया जीनोटाइप, एलील और क्रोमोसोम क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीम्स क्या है। अब मीम्स आपने नाम सुना होगा, बहुत सुनते हो आप मीम्स, है ना। तो मीम्स क्या होते हैं, क्या ये एक व्यवहारिक व्यंग्य है, सांस्कृतिक संचरण की इकाई है, सामाजिक बुराई है या फिर हास्यास्पद कथन है। मीम्स किसको कहते हैं, आपने सुने होंगे ये मीम वो मीम, ठीक है, मीम किसको कहते हैं। तो क्या ये सामाजिक बुराई है, हास्यास्पद कथन है या फिर इकाई है या फिर व्यवहारिक व्यंग्य है। आप अपना कमेंट कर सकते हो, आपके पास 3 सेकंड है, वीडियो को रोक के कमेंट कर सकते हो कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो ABCD में से क्या होगा। 1 2 3, आई होप कि आपने कर दिया होगा। अब मैं बताता हूँ कि मीम्स है सांस्कृतिक संचरण की जो इकाई होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, मीम, और जो जेनेटिक संरचना की इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, जीन। जेनेटिक जैविक संरचना की इकाई जीन, सांस्कृतिक संचरण की इकाई मीम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यवहार का आधार नहीं है। मानव व्यवहार का आधार, मुख्य इस चैप्टर का नाम ही ये है कि मानव व्यवहार के आधार, तो इनमें से कौन सा आधार नहीं है, तंत्रिका, कोशिका, संस्कृति, जीन या नन ऑफ अबो। ये सभी क्या है, मानव व्यवहार के आधार हैं, तो इनमें से कोई नहीं वाला आंसर हो जाएगा। ये सभी है मानव व्यवहार के आधार है। जीन के कारण हमारा व्यवहार होता है, संस्कृति के कारण होता है, और हमारी तंत्रिका कोशिका हमें कंट्रोल करती है, तो उसके कारण भी व्यवहार बनता है। तो ये है सभी। नेक्स्ट है, पर संस्कृति ग्राही युक्ति है, यानी दूसरी संस्कृति को ग्रहण करने की कौन सी युक्ति है। आत्मसात्करण यानी संस्कृति को अपनाना, तो आत्मसात्करण दूसरी संस्कृति को भी अपना सकते हैं। सीमांतकरण यानी सीमित कर देना किसी चीज को, किसी संस्कृति को अपनी खुद की संस्कृति में सीमांतकरण हो तो पर संस्कृति ग्राही हो सकती है ये युक्ति। समाकलन यानी दूसरे के साथ मिलना जुलना मान सकते हो आप। तो ये सभी क्या है, सभी युक्तियां पर संस्कृति ग्राही की हैं।
आपकी बुक में दिया गया है, 4 युक्तियां दी गई है, उनमें से 3 ये हैं, देख सकते हो आप जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका का एक प्रकार है, तंत्रिका का एक प्रकार है तंत्रिकावेग, कायिक तंत्रिका, पेशीय या फिर सभी। कायिक तंत्रिका तंत्र आपने पढ़ा था कि तंत्र होता है ना कि कायिक तंत्रिका, तो ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा तो सभी भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से एक होगा, पेशीय तंत्रिका या फिर तंत्रिका आवेग। तो हमने पेशीय तंत्रिका के, मैंने जब इससे पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था तब बताया था कि संवेदी, पेशीय और मिश्री 3 प्रकार की तंत्रिका होती है, तो सी हो गया इसका आंसर। और वैसे भी तंत्रिका आवेग, तंत्रिका जो कोशिका होती है उसका कार्य के अंतर पढ़ते हैं कि तंत्रिका कोशिका है वो कैसे कार्य करती है, ना कि ये इसका प्रकार है, तो ये नहीं हो सकता। पेशीय तंत्रिका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में प्राकृतिक बनाम परिस्थिति, प्राकृतिक बनाम परिस्थिति या फिर प्रकृति बनाम परिस्थिति है विवाद मानसिक व्यवहार पर जेनेटिक कारकों एवं पर्यावरणीय कारकों के प्रति संबंधित प्रभाव के बारे में चर्चा से संबंधित है। यह किसके बारे में बहस है? सीधी सी बात है, ये जेनेटिक कारक और पर्यावरण के बारे में बहस है। जेनेटिक कारकों एवं पर्यावरणीय कारकों के प्रति मानसिक व्यवहार से संबंधित है कि इनके मिले जुले से मानसिक व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर ये हो सकता है। जीव विज्ञान और मनोविज्ञान, जीव विज्ञान मनोविज्ञान का ये क्या कोई वो नहीं है। चेतना और अचेतन प्रक्रियाओं, चेतना और अचेतन का नहीं है, ये प्रकृति और पर्यावरण दोनों का है। और मानसिक और भावनात्मक नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की संरचना और कार्य का अध्ययन कैसे विशिष्ट मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है, इसको कहते हैं। जो इनका संरचना और कार्य का अध्ययन है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंतर्गत किया जाता है। व्यवहारवाद इनमें तो हो ही नहीं सकता, तो ये क्या कहते हैं? न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं इसको। फ्लाइट या फाइट प्रतिक्रिया एक भौतिक प्रतिक्रिया है। जब हमें डर लगता है तब हमारी एक भौतिक प्रतिक्रिया होती है, या तो भाग लो या फिर डटे रहो, तो इसको बोलते हैं फ्लाइट या फाइट, उड़ो या फिर लड़ो, है ना। तो ये किस में होती है? जब तनावपूर्ण जो परिस्थितियाँ होती हैं तब होती है हमारी, जो ये एक अनैच्छिक क्रिया है हमारी, है ना, अपने आप होती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है, नए स्मृतियों के गठन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मस्तिष्क का क्षेत्र, आप अग्र मस्तिष्क या फिर हिप्पोकैम्पस, इसमें हिप्पोकैम्पस नाम दिया गया है, तो हिप्पोकैम्पस क्या है? नए स्मृतियों का गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में प्रकृति बनाम परिस्थिति, वही पहले वाला क्वेश्चन, विवाद का अध्ययन में से क्या सिद्ध होता है? इसमें जीन और पर्यावरण के मिले जुले प्रभाव के बारे में, व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो मिले जुले प्रभाव के बारे में ये सिद्ध करता है। मानव व्यवहार के विभिन्न पहलू, ये हो सकता है लेकिन ये ज़्यादा आंसर सही है, ये भी हो सकता है लेकिन ये ज़्यादा है। व्यक्तिगत और सामाजिक घटनाओं का महत्व भी बताता है ना, व्यक्तिगतता की महत्वपूर्णता भी बताता है, ये महत्वपूर्णता नहीं बताता, तो ज़्यादा सही क्या है? ये प्रभाव को बताता है, दोनों के प्रभाव को। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? न्यूरॉन्स के बीच विद्युत संकेतों का प्रसारण, इसके बारे में भी बताता है। न्यूरॉन्स की गतिविधियों का संग्रहण, इसके बारे में बताता है। गतिविधियों की पुनर्निर्माण क्षमता के बारे में ज़्यादा अध्ययन इसका किया जाता है कि न्यूरॉन्स हैं वो क्या होते हैं, अपनी पुनर्निर्माण कर सकते हैं। न्यूरॉन्स ही हैं अपनी बॉडी के अंदर जो पुनर्निर्माण कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक संवेगात्मक कार्यों का संपादित, यानी संज्ञान से संबंधित या फिर संवेग से संबंधित जो कार्य हैं वो कौन करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य या फिर पश्च या फिर मेरुरज्जु, तो इसका आंसर हो गया अग्र मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क होता है वो इन सभी क्रियाओं को संपादित करता है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून।